हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 3 क्लास 11th अकाउंटेंसी पे। थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ रहे थे। हमने अभी तक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल असम्पशन को कवर किया था, राइट। एंड लास्ट क्लास में जो हमने किया था, पहले हम उसे रिवाइज करते हैं एंड देन हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी असम्पशन को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बस सिंपल सी बात बोलता था ये कि अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस पॉलिसी चूज कर ली, तो फिर आप ये इंश्योर करो कि आने वाले अगले हर साल में आप उसी को अप्लाई करते रहो कंसिस्टेंटली, राइट। उसमें आप चेंजेस लाने की कोशिश मत करो, अनलेस दो कंडीशंस हो सकती थी जब आप चेंज कर सकते हो। कि या तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ही अलाउ कर दिया कि हाँ, अगर आपकी बिजनेस कंडीशन कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है कि आपको नए पॉलिसी को लगाने की जरूरत है, तब आप कर सकते हो। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन, एक बेटर प्रेजेंटेशन करके दे रहा है जो नया वाला पॉलिसी आप लगाना चाहते हो, इज गिविंग यू अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देन बिफोर। तो आप लगा सकते हो नया वाला पॉलिसी या फिर मेथड या प्रैक्टिस जो भी है, राइट। तब तक अदरवाइज आपको कंसिस्टेंटली एक ही यूनिफॉर्मली अप्लाई करते रहना है। इससे क्या होता है कि आपको कंपेरेबिलिटी में हेल्प मिलती है। पीरियड वाइज कंपैरिजन कर सकते हो आप अपने फर्म में कि आपने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, उसके पिछले साल कैसा किया था, इस साल कैसा किया। वो ईजी रहता है अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही पॉलिसी, एक ही प्रैक्टिस के साथ में अपने अकाउंट्स को बनाते हो, ठीक है। ओके, अक्रूवल अजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला था कि जो ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस में हो रहे हैं, उसको आपको किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? अक्रूवल बेसिस पे, ना कि कैश बेसिस पे। मतलब क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो व्हेन यू एंटर इनटू इट, यानी कि जब आपने अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो अगर आपने गुड्स को सेल कर दिया है, या फिर अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, या फिर असेट जो भी है आपके पास उसको सेल कर दिया है ना, तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। भले आपको पैसे उसमें मिले हो या नहीं मिले हो, कैश अभी आया हो बिजनेस में या नहीं आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है, यू हैव सप्लाइड द गुड सर्विसेज और असेट, तो फिर आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर सकते हो उसी वक्त, राइट। दूसरा, हमने एक्सपेंसेस के बारे में देखा था कि एक्सपेंस कब आप रिकॉर्ड कर सकते हो? जब आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज परचेज कर ली, या असेट का परचेज आप कब रिकॉर्ड कर सकते हो? जब आपने उसे खरीद लिया, अक्वायर कर लिया जब, ठीक है। अगर आपने कैश पे किया है या नहीं किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना ध्यान देना है कि परचेज या सेल हुई कब, तब आपको रेवेन्यू या एक्सपेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेना है अपनी बुक्स में। बस इतनी सी बात बोली थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। तो हम लोग अपने आज के क्लास पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे, जो क्या समझाता है हमें। हमने इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी इसका ओवरव्यू लिया था। ये क्या बोलता है कि अकाउंटिंग की नजर में ओनर जो है और जो बिजनेस एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ओनर ने बिजनेस एंटिटी को बनाया है खुद, तो फिर हम ओनर और बिजनेस एंटिटी को सेम मान लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस एंटिटी जो है ना, वो एक अलग ही इंसान की तरीके से ट्रीट किया जाता है इन अकाउंटिंग। तो जब ओनर जो है, इसी मैंने आपको ये चीज समझाई कि ओनर और बिजनेस एंटिटी आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो बिजनेस एंटिटी एक अलग ही इंसान की तरीके से देखा जाता है अकाउंटिंग में। और इसीलिए यही वजह है कि जब ओनर जो है वो बिजनेस एंटिटी को कुछ कैपिटल देता है ना, कुछ भी पूंजी उसमें लगाता है, कुछ पैसे लगाता है, इन काइंड भी अगर कुछ देता है, तो उसको कैपिटल माना जाता है। यानी कि ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, ये हम कह सकते हैं। बिकॉज बिजनेस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अनदर पर्सन इन अकाउंटिंग। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं कि ओनर ने किसी और पर्सन को ये पैसे दिए। और बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या, कि जब भी लिक्विडेशन होगा, यानी कि शटडाउन के टाइम पे बिजनेस को ये पैसा ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। मतलब इसको आप एकदम ही लोन नहीं मान सकते, क्योंकि लोन में क्या होता है, लोन तो आउटसाइडर्स देते हैं, राइट। एंड वो ये बोल के देते हैं कि आप 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे ये पैसा लौटा देना। बट ओनर और बिजनेस के बीच में जो रिश्ता है, वो इतना अलाउ करता है कि जब भी बिजनेस शट डाउन हो गया ना, तभी ओनर को ये पैसा लौटाना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आएगा। इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही था कॉन्सेप्ट में, इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये तो हम अकाउंटिंग में पहले दिन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों की जगह है जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अगर आपको ध्यान हो, तो लिमिटेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट थी। जब हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कि वो ये बोलती थी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अकाउंटेंट जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर करता है, ठीक है। तो वो क्यों करता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की वजह से।
अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ उनको ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि क्या चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होने के कारण हम उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं करते अकाउंटिंग। देखो क्या है वो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, हमने नई ब्रांच का इनॉग्रेशन किया, ठीक है, यानी कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक नया ऑफिस खुला है, वहां पे नए ऑपरेशंस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसको अकाउंटिंग कुछ भी कंसिडर नहीं करता। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सीईओ। एक सीईओ जो है वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कंपनी के लिए काम करेगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेगा, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग को इस बात में कोई भी वो नहीं दिखता, इंपॉर्टेंस नहीं दिखता, तो वो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर ऑफिस एनवायरनमेंट आपका चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रखा हो, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रखा है, चाहे बहुत ही अच्छा हो रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, अकाउंटिंग इज नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। एम्प्लॉय के टैलेंट्स एंड स्किल्स की कोई कदर नहीं है अकाउंटिंग में। ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो घिस घिस के एकदम पागल हुआ जा रहा है, काम काम कर करके, उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा स्किल्स है। अकाउंटिंग तो कहती है पैसे में नाप सको तो बताओ। अगर उस टैलेंट से सेल्स बढ़ रही है तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, अकाउंटिंग ये बोलता है कि सेल्स बढ़ रही है इस टैलेंट से तो रिकॉर्ड करूंगी। अगर ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट जो स्ट्रेसफुल हो रहा है उसकी वजह से अगर सेल्स नीचे जा रही है, लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उस सेल्स के नीचे जाने को रिकॉर्ड करूंगी। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ से कुछ हमारी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, हमारे ऑपरेशंस बढ़ने लगे, इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच से बढ़ने लगे हमारे ऑपरेशंस, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी, बट दिस पर्टिकुलर इवेंट आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड। दैट इज व्हाट अकाउंटेंसी सेज। आप समझ सकते हो। वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी है कोई जो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो रही है, टूट जा रही है, उसमें बार बार रिपेयर्स की जरूरत पड़ रही है, तो उस रिपेयर में होने वाले खर्चे को अकाउंटिंग जरूर रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज दैट इज मेजरेबल इन मनी टर्म्स। लेकिन इस फैक्ट को कि ये मशीनरी है ही बेकार, है ना, क्योंकि ये बार बार टूट रही है, इसकी अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं। आई होप आपको मैंने एकदम क्लियर कर दिया। तो दीज आर दोज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के होने के कारण हम इन चीजों पे ध्यान अकाउंटिंग में नहीं देते, वो मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऑब्वियसली अकाउंटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें जिससे कि बिजनेस चलता है, मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम, एंड उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एक और पॉइंट है इसमें, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना, वो रिकॉर्ड कैसे किए जाएंगे, मॉनिटरी यूनिट्स में, फिजिकल यूनिट्स में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो आपके पास वन पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है और वो है कुछ 50 लाख रुपीज का। ठीक है। अच्छा, और आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं अपने बिजनेस में, और उनका टोटल कितना है, मान लो दोनों बिल्डिंग्स जो है वो 10-10 लाख ईच की है, तो 20 लाख रुपीज का आपका टोटल बिल्डिंग हो गया। ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप है जो कि 50,000 रुपीज का है। आपके पास 6 चेयर्स हैं जिनका टोटल है सपोज कर लो आप, इसका टोटल हो रहा है 30,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा जब हम अकाउंटिंग में इनको रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वन पीस ऑफ लैंड है, कि दो बिल्डिंग है, कि वन लैपटॉप है, कि 6 चेयर्स है, क्योंकि इन सबको आप आपस में ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं पता लगा सकते कि टोटल मेरे असेट हो कितने रहे। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे मैंने असेट के एग्जाम्पल, आप इनको ऐड करके ये नहीं बता सकते कि मैंने मेरे पास कितना का असेट है। ठीक है, यू कैन नॉट ऐड देम अप टुगेदर। आप क्या ऐड कर सकते हो, उसको मनी टर्म्स में निकाल के इन सबको आपस में ऐड कर सकते हो कि ये 70 लाख 80,000 रुपीज हो रहा है, ऐसे आप करके बता सकते हो कि मेरे जो टोटल एसेट है ना, टोटल एसेट्स वो है मेरे 70 लाख 80,000 रुपीज के। आप ये लिख सकते हो। यू कैन नॉट ऐड दीज थिंग्स अप टुगेदर, क्योंकि इनका जो फिजिकल यूनिट्स है वो ही डिफरेंट है। लैंड अलग चीज है, बिल्डिंग अलग चीज है, लैपटॉप अलग चीज है। समझ आ रही होगी बात। तो हम सबको एक साथ में मॉनिटरी यूनिट्स में ही जो है मेजर करके दिखाते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है ये वाले पार्ट से। ठीक, चलो। अब भाई इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगेन वही चीज देख लो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन अकाउंटिंग में उनकी कोई जगह नहीं। तो ये एक लिमिटेशन है ना, कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को भी इग्नोर करने में लगे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ मनी।
इसको स्टैटिक कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर 50 साल पहले आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया था 40 लाख रुपए में, 40 लाख तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, इतने साल पहले की बात अगर देखा जाए तो पहले तो 40,000 रुपए में प्लॉट मिल जाते थे। तो अगर आपने 40,000 में वो प्लॉट लिया होगा ना, तो आज भी आपके अकाउंट्स में वो 40,000 का ही नजर आ रहा होगा। तो ये कंसिडर किया जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी स्टैटिक, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते रहेंगे। जो इन्फ्लेशन है वो इग्नोर कर दिया जाता है, जो करंट वैल्यू है ना उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हम उसे मॉनेटरी यूनिट में मेजर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को स्टैटिक कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पे, जो अगेन बहुत सिंपल सी बात बोलता है। सारे प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आप मतलब चलते फिरते इनको आराम से समझ सकते हो, कुछ टिपिकल नहीं है इतना ज्यादा। इजी से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी जो पूरी स्कूल लाइफ है, आप मतलब कब से पढ़ रहे हो यार, मॉन्टेसरी, एलकेजी, यूकेजी, पता नहीं क्या क्या तो होता है आजकल। तो वहां से लेकर आज के डेट में आप 11th 12th या जिस भी क्लास में आप होके ये लेक्चर देख रहे हो रिवीजन के लिए, जैसे भी आपकी एक लंबी स्कूल लाइफ रही है, वो लंबी सी स्कूल लाइफ को 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि हर 12 महीने में आप पढ़ाई करो एक क्लास की, उसका एग्जामिनेशन दो, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करो, एंड देन यू वर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट ग्रेड। राइट? तो ये 12-12 महीने का समय दिया क्यों गया था? ताकि हर रेगुलर इंटरवल पे 12-12 महीनों पे आप अपना परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सको और देख सको कि आपको क्या बेटर डिसीजंस लेने की जरूरत है अपने लिए, क्या बदलाव लाने की जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस में। समझ आ रही होगी बात? तो ये देखो 12 मंथ्स में इसी तरीके से बिजनेस की पूरी लाइफ को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। ये कौन कहता है ऐसा करने को? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस 12-12 महीने को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 12 महीने ही हो, ठीक है। कई बार अकाउंटिंग पीरियड जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे कि वो शॉर्ट क्यों होता है। कई बार जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में लिस्टेड होती है, उनको इससे कम पीरियड के लिए भी बनाना पड़ता है। 3 मंथ्स का भी बना बनाकर जो है अकाउंट्स जो है उनको प्रेजेंट करने पड़ते हैं सबके सामने। ठीक है, बट अभी हम लोग 12 मंथ्स पे स्टक रहते हैं, क्योंकि सारी कंपनीज को 12 मंथ्स का तो काम करना ही पड़ता है। हर कंपनी की लाइफ को, पूरी बिजनेस लाइफ को 12-12 महीने में डिवाइड किया जाता है, और उस पीरियड के एंड में एक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये इनकम स्टेटमेंट मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि आखिर मेरी कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये मुझे हर साल के अंत में इस इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। एंड बैलेंस शीट मुझे बता दी कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए वो ले सकते हैं। ये तो मैंने इंटरनल यूजर्स की बात करी, ओनर और मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यही चीज जो है जब बाहर वालों को प्रेजेंट करी जाएगी, एक्सटर्नल यूजर्स को प्रेजेंट करी जाएगी, तो वो भी अपने हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है उन्हें वो ले सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल भी दूंगी आपको। पहले हम लोग एक बार जरा सा ये देख लेते हैं कि लाइफ ऑफ बिजनेस जो है 12 मंथ्स में डिवाइडेड है। इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो जो यूजर्स है दे रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन जो इनकम स्टेटमेंट से मिलती है, एंड फाइनेंशियल पोजिशन की इन्फॉर्मेशन जो कि बैलेंस शीट से मिलती है, ये चाहिए होती है। क्यों? रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए होती है। क्यों? ताकि वो असेस कर सके कि कंपनी ने आखिर परफॉर्म किया कैसा, एंड उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर्स है, ठीक है, अब उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें देखना है कि कंपनी ने साल के अंत में कैसा परफॉर्म किया, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि क्या उन्हें अपना पैसा कहीं निकाल लेने की तो जरूरत नहीं है, क्या कंपनी में पैसा रखना सेफ है या नहीं है, या अगर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो हम क्या और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और करना है तो कितना करना है इन्वेस्ट। ये सब इस टाइप के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सरकार डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी है देश में, क्या बेहतर किया जा सकता है। राइट? समझ आया होगा आपको ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक, कि रेगुलर इंटरवल्स पे इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। बस इतनी सी बात ये कह रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब हम लोग। ये क्या बोलता है भाई? अगर आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं मैं, तो अकाउंटिंग क्या कहता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट चीजें बिजनेस में हो रही हैं, वो सब आपको यूजर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात बोलता है, यानी कि आपको कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट? कोई भी ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, देखो ऑल दो हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा है कि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसा जो कि क्वालिटेटिव हो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट उससे मेरा मतलब क्या है कि जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं करते। द वर्ड रिकॉर्डिंग इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल्स। ठीक है, यानी कि उसको हम
जब हिसाब लगा रहे होते हैं ना चीज़ों का, तब उसे हम नहीं कंसिडर करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग में बैठ के आप चीज़ें छुपाते रहोगे। आपको नोट्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं अपने बिज़नेस के, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखो, तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर एक कंपनी है व्हिच इज़ फेसिंग सम कोर्ट केस, कुछ कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, और ऐसा हो सकता है कि अगर वो हार जाती है कंपनी, तो 10 करोड़ का नुकसान हो उसको। डैमेजेस पे करने पड़े सामने वाली पार्टी को, ऐसा कुछ हो, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भई। 10 करोड़ जनरली किसी कंपनी के लिए, अगर आप अपने आस-पास की जो जगहें देखो वहाँ पे 10 करोड़ जो है वो काफ़ी बड़ी बात होगी, राइट? तो इवन दो आपने अभी तक कुछ भी इसका पेमेंट नहीं किया है, अभी आपको कुछ इसका पेमेंट नहीं करना पड़ा है, बट दिस इज़ समथिंग दैट माइट हैपन और माइट नॉट हैपन इन फ्यूचर। तो आपको ये चीज़ मेंशन करके अपने अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे एंड उसके बेसिस पे डिसाइड कर देंगे करेंगे कि उन्हें आपके यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जो आपकी कंपनी के साथ आगे जाके घटित हो सकती है, यानी कि आपकी बैंड बच सकती है फ्यूचर में जाके, तो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो और भी यूजर्स हैं, उन सबको इस बारे में पता होना चाहिए। तो यू हैव टू रिपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब क्या चीजें रिपोर्ट करनी है? जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है ना, सब रिपोर्ट करो। सिग्निफिकेंट, अब ये वर्ड जो है सिग्निफिकेंट, ये क्या हो, इसका मतलब क्या लोगे आप? किस चीज को आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो? अगर कोई ऐसी बात है जिससे आपको लगता है कि यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, यानी कि पहले वो इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन अगर आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ के उसने अपना डिसीजन वो बदल सकता है, तो वो चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। ऐसे आप पता लगाओगे कि कोई चीज सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर आपको कुछ 4-5 हजार रुपए का नुकसान हो चुका है, मान लो 4-5 हजार रुपए का नुकसान हो गया, कुछ आग लग गई थी, ऐसा कुछ हुआ, 4-5 हजार रुपए का सामान जल गया, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? अगर किसी कोई बड़ी कंपनी की कोई बड़ी चीज हुई ही नहीं, तो ये नहीं आप बैठकर रिपोर्ट करोगे हमारे आग लग गई थी, ऐसा हो गया था, तो अलग से इसको लाइन में लिख के आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे किसी का डिसीजन नहीं बदलेगा। समझ आ रही है बात? सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये कंपनी अपने आप से डिसाइड करेगी, अपना साइज देख के डिसाइड करेगी कि हम अगर लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, तो हमारे लिए कितना अमाउंट सिग्निफिकेंट है, या हमारे यूजर्स के लिए कितना अमाउंट सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको एक आइडिया लग गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स है कंपनी के, उनके बारे में जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, उस सबका फुल डिस्क्लोजर कंपनी को देना चाहिए, कुछ भी छुपाओ मत। ठीक है? तो आप कह सकते हो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप पूरा सच जो है वो बताओ सब लोगों को, जो भी यूजर्स हैं। ठीक है? यू हैव टू रिवील एवरीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूजर्स। ठीक। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आज के लिए पढ़ लेते हैं, जो लास्ट है आज का, विच इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो है उसी का थोड़ा-सा और एक्सटेंशन समझ लो आप, ठीक? कि दिस इन दिस यू हैव टू डिस्क्लोज ओनली दोज इन्फॉर्मेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स। सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो जो कि यूजर के लिए सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत अननेसेसरी की फालतू की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगेन सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे वही होगा जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर वो इतनी ताकत रखता है कि यूजर पहले इन्वेस्ट करने वाला था और आपकी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के ना करे, या फिर उसका जस्ट उल्टा, कि पहले नहीं करने वाला था लेकिन कुछ बहुत अच्छी बात आपने लिखकर बता दी है उसमें कि हमारी कंपनी के लिए ये फेवरेबल होने वाला है, वी आर इन टॉक्स विद सम अदर कंपनी टू नॉट डू टू डू ब्रांड कोलैबोरेशन और टाई अप, या अग्रीमेंट कुछ ऐसा हमारा चल रहा है, तो अगर वो आपके में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज हुई। सिर्फ नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव की भी कर रही हूँ। ठीक है? तो आपको वो सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। एनीथिंग विच इज मटीरियल यू शुड डिस्क्लोज इट। मटीरियल का मतलब ही है जो इम्पोर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है? आपको वो अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है। अच्छा, अब एक चीज देख लो, व्हाट इज मटेरियल? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द इवेंट और ट्रांजैक्शन। हर कंपनी के हिसाब से अलग हो सकता है। हो सकता है कोई करोड़ों की कंपनी हो, और अगर 40-50 हजार रुपए का सामान जल के खराब हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा था एंड कुछ ऐसी कंडीशंस आई जिसके कारण वो सामान पहुंच नहीं पाया, खराब हो गया और नुकसान हो गया कंपनी को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस करोड़ों की कंपनी के लिए। दिस इज नॉट मटेरियल फॉर देम। हाउएवर, अगर कोई ऐसी कंपनी जो अभी नई नई स्टार्ट हुई थी, मे बी उसका टर्नओवर ही 10 लाख रुपए हो, सेल उसकी जो है वो 10 लाख रुपए ही हो, और उसका अगर लाख रुपए का सामान खराब हो जाता है, तो ये उसके लिए बड़ी बात हो जाती है, तो उसको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इट इज रिलेटिव, मतलब ये कुछ फिक्स नहीं है, इट इज अ रिलेटिव, और हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल और ले सकते हो कि कैलकुलेटर जो है,
वो ऑल्दो एक असेट होता है। अगर आप उसको खरीदो, तो वो आपके साथ में काफ़ी सालों तक रहेगा एंड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता रहेगा। आप सारे कैलकुलेशंस उसकी हेल्प से कर सकते हो। लेकिन वो इतना छोटा अमाउंट का होता है किसी भी कंपनी के लिए 2-300 रुपए का कैलकुलेटर आ जाता है, तो उसको हम असेट ना मानकर एक्सपेंस सिंपल सा मान लेते हैं। क्योंकि असेट जब आप किसी चीज़ को मानते हो ना, तो उसके अलग ही भैया कैलकुलेशंस होते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है उसके ऊपर, उसकी कैलकुलेशंस में, राइट? तो उस चीज को आप एक एक्सपेंस मान के रफा दफा कर सकते हो। तो कैलकुलेटर के केस में वी कैन डू दिस इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग, इंस्टेड ऑफ ये मानना कि वो एक असेट है, आप उसे एक्सपेंस मानो, काम खत्म करो, जबकि वो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, समझ में आई बात? ये किस वजह से होता है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही ये होता है कि जो जैसे कोई बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसके यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो क्या अब बैठकर सारे एक्सपेंसेस का नाम लिखेगा क्या वो, कि ये वाला पैसा मैंने क्लीनिंग के लिए दिया था, ये वाला पैसा मैंने से किसी छोटे मोटे काम के लिए, और समझ लो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में मेरा इतना छोटा सा अमाउंट खर्च हुआ, तो क्या बैठकर अलग अलग सारे खर्चों के नाम लिखने की जरूरत है? नहीं, इसको एक साथ में क्लब कर लो और ऐसे लिख दो मिसलेनियस एक्सपेंस, और टोटल करके पूरा ये छोटे मोटे खर्चे लिख दिए जाते हैं। ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उतना डिस्क्लोज करो, फालतू की इंफॉर्मेशन देने के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब किसी किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है और जो मटेरियल प्रिंसिपल है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम, आप इनको ऐसे देखो कि ये दोनों हार्मनी में एक साथ चलते हैं, कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, पूरा सच बताना है लोगों को, लेकिन ये भी देखते हुए चलो कि उसमें से इंपॉर्टेंट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को ओवरबर्डन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन से। समझ आई बात? तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री देखो कि वो एक साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ऐसा नहीं सोचो कि ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है। समझ आई बात? इनको हार्मनी में मान के चलो आगे। समझ आ रही होगी पूरी की पूरी बात। आज का पूरा लेक्चर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ हो तो प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ बताओगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक हो आपका, वो मुझे जरूर बताना। एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।